हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे हम आपको क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री का चैप्टर 1 तो कुछ मैंने कल कुछ पढ़ाया था। देखिए उसमें मैंने जो कल पढ़ाया था उसका आधा था। लास्ट इसकी जो टॉपिक थी वो थी व्हाई इज स्टडी ऑफ द पास्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए आप, ये क्वेश्चन है कि हमारे लिए हमारा पास्ट क्यों इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि अगर हम पास्ट के बारे में नहीं जानेंगे तो देखिए जैसे आपके घर में जो फैमिली है, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उनके बाद जो उनकी आगे वाली जो पीढ़ी है उसके बारे में आप कहाँ जान पाएंगे। तो इसलिए क्या हमारे पास्ट में क्या हुआ था, पहले क्या घटनाएं घटी थी, उसके बारे में हमें क्या जानकारी मिलने की आवश्यकता होती है। उसी जानकारी के बेस पे हम आगे अपना काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए अब ये था आपका, अब इसके आगे जो पढ़ना वो पढ़ना आपको क्रोनोलॉजी। देखिए क्रोनोलॉजी एक ऐसा चीज है जिसे हम हर टाइम हर चीज को एकदम अकॉर्डिंग टू टाइम उससे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजी इज द वे इवेंट्स आर अरेंज इन आवर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टाइम। नॉलेज ऑफ द पास्ट इन द करेक्ट ऑर्डर गिव अस एन आइडिया ऑफ व्हाट हैपेंस फर्स्ट एंड व्हाट केम लेटर। देखिए क्रोनोलॉजी में क्या होता है, एक तरह से हमें हमारे सारे इवेंट जितने भी हमारे वर्क होते हैं उन्हें हम अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ टाइम, कि पहले क्या घटा, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। उस तरह से इसे हम अकॉर्डिंग से, आप लोग देखते हो ना, आप लोग फोटो एल्बम रखते हो तो जिसके मान लीजिए आपको देखना है तो पहले आप अपने ग्रैंडफादर का नाम लिखते हो, फिर अपने पेरेंट्स का नाम लिखते हो, फिर आप लोग अपना नाम लिखते हो। इस तरह से ये क्या होता है, एक अरेंज होता है ऑर्डर वाइज। Knowledge of the past in the correct order give us an idea of what happened first and what came later। इससे क्या हमें एक आइडिया मिलती कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ। बहुत सारे ऐसे फाइट्स हुए थे जिससे हमें डेट वाइज याद करना पड़ता, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये क्या गलत हो जाएगा। आपको जैसे पता है कि आपका इंडिया जो आपकी जो इंडिया जो आपका हुआ था, फ्रीडम प्राप्त हुआ था 1947 में। इसके पहले जो घटनाएं घटी इसके बारे में आपको जानना होता है। डेट ऑफ बर्थ, जैसे देखिए आपके घर में आप 3 भाई हो, सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होती है, लेकिन आप इससे जानते हो कि वो बड़ा भाई है तो उसका डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले होगा। ठीक, उसका जो ईयर होगा वो सबसे अलग होगा। उसके बाद उसका स्केच नंबर। इस तरह से ये क्या आपके रीअरेंज होते हैं, तब हम जानते हैं हमसे बड़ा है, वो हमसे छोटा है। इस तरह से हम ऑर्डर करते हैं। हिस्टोरियंस और पीपल हु स्टडी द पास्ट यूज क्रोनोलॉजी एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स। देखिए आपके जो इतिहासकार होते हैं और वो लोग जो आपके पास्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं वो क्रोनोलॉजी का यूज करते हैं। इसलिए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स, समझने के लिए कि स्टोरी को सबसे पहली घटना क्या घटी। अब देखिए यहाँ पे है बिफोर कॉमन एरा BC, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी इज द डिफरेंस पॉइंट फ्रॉम विच डेट्स आर काउंटेड। देखिए इसमें BC का मतलब होता है द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, इसमें क्या हुआ था, आपके क्रिश्चियनिटी की स्थापना, आपके जो क्रिश्चियन लोगों की स्थापना हुई थी उसमें उस समय। इज द रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम विच डेट्स आर काउंटेड, उसी तरीके वहां से इन लोगों ने डेट को काउंट करना शुरू किया था। The dates before the birth of Christ are referred to as BC। इसी को हम BC, देखिए यहाँ पे द डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, माने आपके जीसस क्रिस्ट के जन्म के पहले का जो समय है वो BC यानी बिफोर क्रिस्ट के नाम से जाना जाता है। और BC यानी BC जो आपका जो जीसस क्रिस्ट के जन्म के बाद हुआ था, ठीक है, उसे हम बिफोर कॉमन एरा है। ठीक है, यहाँ पे और BCE कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, BC या BCE कहते हैं। द डेट्स आर काउंटेड बैकवर्ड इन BCE में आपकी जो डेट्स उल्टी गिनी है, जैसे आप लोग काउंट करते ना, आपको बैकवर्ड काउंटिंग आती है, पहले 100 फिर 90, इस तरह से इसमें उल्टी काउंटिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल 1000 BC कम्स बिफोर 99 BC। ठीक है, कॉमन एरा देखिए, अब इसमें कॉमन एरा में क्या है, CE। द ईयर्स आफ्टर क्रिस्ट बर्थ आर रिफर्ड टू एज CE और AD। देखिए इसमें है जो आपके जीसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद का जो समय होता है उसे हम CE कहते हैं। और AD, देखिए AD का फुल फॉर्म है एनॉन डोमिनी, विच इन लैटिन मीन्स द ईयर ऑफ लॉर्ड।
मतलब क्या होगा, भगवान के जन्म के साल। These years are counted forward, hence 99 E comes before 100 C। देखिए ये क्या होते हैं आपके, ये फॉरवर्ड आगे की तरफ चलते हैं। पहले 99 आता है और इसका 100 आता है। उस BCE में क्या था, पहले 100 आता फिर 99 आता। अब देखिए यहाँ देखिए टाइमलाइन है, आपको देखना है। इन ऑर्डर टू डिपिक्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हिस्टोरियंस यूज द टाइमलाइन। इट लुक्स लाइक ए लॉन्ग बार शोइंग द इवेंट्स ऑफ द पास्ट एंड देयर डेट्स। अब यहाँ देखिए, इन ऑर्डर टू डिपिक्ट हिस्टोरिकल, आपके जो हिस्टोरिकल इवेंट्स को ऑर्डर में एक अवधि में रखने के लिए एक आपकी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की स्थापना की गई थी कि टाइम टू टाइम टाइमलाइन बनाया गया था। तो हिस्टोरियन इसे टाइमलाइन की मदद से, हिस्टोरियन इसे टाइमलाइन भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए एरो देखिए यहाँ बना हुआ, देखिए BC से देखिए स्टार्ट हो रहा, देखिए यहाँ से, फिर देखिए वहां से 1C से यहाँ स्टार्ट हो जा रही है, इस तरह से चलता है। देखिए यहाँ पे BC देखिए 3000 है, 25,000 है, यहाँ पे देखिए 2500, 2000, 1500, 1500 है ना। अब यहाँ देखिए AC, यानी यहाँ से जब C स्टार्ट होता है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, 500, 1000, 1500, 2000 ये स्टार्ट होता है। अब देखिए आपको पढ़ना है जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है। जियोग्राफिकल फैक्टर मतलब क्या, देखिए आपके जो आसपास की जो भौगोलिक कारण जो होते हैं वो आपके जियोग्राफिकल फैक्टर होते हैं, ठीक है। जियोग्राफिकल फैक्टर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ ए कंट्री और रीजन। देखिए जियोग्राफिकल जो आपके फैक्टर्स होते हैं बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं हमारे इतिहास को, शेपिंग, इतिहास को एक शेप देने में, एक आकार देने में, हम कंट्री और रीजन, हम किसी देश के या किसी क्षेत्र के। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंसिस्टिंग ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज हैज डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल फीचर। अब देखिए आपका भारत जो उप महाद्वीप है उसके आसपास के जो देश है, इन सब की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। आपने खुद देखा है, आप जिस स्टेट में रहते तो उसकी क्या विशेषता है, इसके आसपास के स्टेट की क्या विशेषताएं होती हैं। An important feature of the Indian subcontinent is the vast fertile plains of rivers Indus and Ganga। इसकी देखिए इसमें एक खास विशेषता हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की ये है कि यहाँ पे इंडस और गंगा के द्वारा बनाया गया बहुत विशाल आपका उपजाऊ मैदान है। द फर्स्ट ह्यूमन सेटल केम अप हियर, सबसे पहले जो ह्यूमन लोगों ने रहना सीखा था वो यहीं रहना सीखे थे, इससे आपके गंगेटिक प्लेन में उन्होंने रहना सीखा था। Some of earliest cities flourished on the bank of river Indus and its tributaries। इसके बाद देखिए वहाँ पे कुछ ऐसे शहर थे, आपके प्राचीन जो शहर थे वो आपके सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे हुए थे। Later cities were set up along the bank of river गंगा, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे शहर थे जो गंगा रिवर के किनारे भी बसे हुए थे। Its tributaries, many kingdoms emerged in this region during the ancient period। बहुत सारे ऐसे आपके राज्य साम्राज्य थे जो इन सब क्षेत्रों में, आपके प्राचीन समय में इन सब क्षेत्रों में राज करते थे। द हिमालयन माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ एक्टेड एज ए बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। आप देखिए जो हिमालय पर्वत था वो एक तरह से एक बैरियर, एक रुकावट का काम करता था भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में। द पैसेज इन द माउंटेन वेयर रूट्स ऑफ कॉन्टेक्ट, लेकिन इस हिमालय पर्वत की जो पैसेज मतलब दर्रे, जो दर्रे होते थे, छोटे छोटे पथरीले जो रास्ते होते थे पहाड़ों के माध्यम से पर्वतों में, वो क्या होता है जैसे पैसेज कहा जाता है। ये पैसेज एक तरह दर्रा होता है जो दो पहाड़ों के बीच का रास्ता होता है। इसमें इस दर्रों के माध्यम से उस समय के लोग आपस में कांटेक्ट यानी उन पे यात्रा करते थे और सेंट्रल एशिया से भारत में लोग आते जाते थे। In the south, the Deccan Plateau or the Southern Peninsula was divided into smaller regions by mountain। अब देखिए दक्कन, साउथ में जो दक्कन प्लेटू था और साउथर्न पेनिनसुला था, वो भी कई छोटे छोटे प्रांतों में, क्षेत्रों में आपके पर्वतों के द्वारा बट गए थे। रिवर वैली एंड प्लेटूज, वहाँ पे कई रिवर वैलीज थी और प्लेटूज थे। वी कैन सी इन द मैप इन फिगर, देखिए यहाँ पे देखिए फिगर पे ये चीज आपका दिखा हुआ है। दैट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वेयर डिफाइंड बाय नेचुरल बैरियर्स, इसे हम प्राकृतिक रुकावट, प्राकृतिक बैरियर्स अवरोधक भी कहते हैं।
तो आज मैंने यहाँ तक पढ़ाया, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। और ये वीडियो आपको इसके बाद इसमें जो मैंने जितना पढ़ाया आप एक बार अच्छे से थॉरोली इसे बुक पे पढ़िएगा, और नहीं समझ आएगा तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं क्लास लूंगी तो उसमें आप पूछ सकते हैं।